ओके, लेसन नंबर 10, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सुना है पहले कभी? अगेन इसका ही एक चैप्टर, इसका ही एक भाई और भी था। कहाँ? मॉड्यूल 1 में था, आपको याद है? अगर मॉड्यूल 1 आपने पढ़ा है तो इसका एक भाई था वहां पर, एसबी, इसी के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो कुछ कुछ वही है, ये चैप्टर उसी में है, बस यहाँ पर एक्ट के बारे में ज्यादा बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या हुई। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में दो वर्ड्स तो बहुत स्पेसिफिकली आ रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो ये बैंक नहीं होते, लेकिन ये काम किसका करते हैं? फाइनेंस का। फाइनेंसिंग का मतलब समझिए, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के टाइम पे अगर किसी को लोन चाहिए, अगर किसी को कोई भी पैसा चाहिए, तो उसको वो पैसा लेने कहाँ जाना पड़ता था? बैंक्स के पास। बैंक्स वर द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यानी किसी को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक्स के पास जाता था। ऐसी सिचुएशन में बैंक्स के ऊपर बर्डन बहुत था, और दूसरी चीज, बैंक्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। आज बैंक्स ने कहा हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो लोगों को 10% पे मिलेगा। कल बैंक्स ने कहा कि भाई हम 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 15% रहेगा। इसका मतलब बैंक्स वर द ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करे, ताकि बैंक्स के ऊपर बर्डन कम हो जाए और बैंक्स को कंपटीशन देने के लिए भी कोई आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक ऐसी कंपनी ओके जो फाइनेंसिंग का काम करे लेकिन वो बैंक नहीं है। फाइनेंसिंग का काम करने का मतलब ये कंपनी लोन्स देने का काम करती है। जैसे आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अकाउंट है किसी का? सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट? क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि बजाज फाइनेंस बैंक नहीं है, वो क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब दीज आर अ कंपनी incorporated under Companies Act which are doing the business of financing। फाइनेंसिंग के बिजनेस का मतलब क्या हुआ? ये लोन दे रहे हैं। ओके, तो जिसको भी लोन्स की जरूरत होती है उन सबको लोन्स प्रोवाइड करते हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट दे आर नॉट बैंक। इसका मतलब आप वहां पर सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट ये सब नहीं खुलवा सकते। ठीक है, ऐसी एंटिटीज जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, जो बैंक नहीं है लेकिन जो फाइनेंसिंग का काम कर रही हैं, इनको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन क्योंकि काम ये पैसों से जुड़ा ही कर रही हैं, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है किससे? आरबीआई से। कहीं पर भी पैसों के लेन देन की बात आएगी, कौन इनटू पिक्चर आ जाएगा? आरबीआई। तो अब देखा जाए तो अपनी एंटिटी के हिसाब से, बिकॉज इट इज अ कंपनी, तो दे विल हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। प्लस अपने काम की वजह से, क्योंकि काम ये फाइनेंसिंग का कर रहे हैं, इसलिए दे नीड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई। तो इनको आरबीआई से एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेना पड़ता है टू एक्ट एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो जितना भी आप ये देखते हैं ना, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस कंपनीज है, जितनी भी ये फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, मुठूट फाइनेंस भी सुना होगा शायद आपने, ये सब फाइनेंस कंपनीज हैं। ओके फाइन, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली हम लोग को ये समझ में आ गया कि इनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, प्लस क्या लगेगा? आरबीआई के प्रोविजंस। यहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई का एक्ट। यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन जो एनबीएफसीज के ऊपर लगता है एज पर द आरबीआई एक्ट। ओके, चलो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्राइज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। हेट्रोजीनियस मतलब एक जैसे कि अलग अलग? अलग अलग, कह रहे अलग अलग तरीके की। अब जैसे कुछ फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वो एसेट को फाइनेंस करने के लिए पैसा देती हैं, कुछ फाइनेंसिंग कंपनी है जो रियल एस्टेट के लिए फाइनेंस देती हैं, कुछ फाइनेंसिंग कंपनीज हैं जो सिंपल पर्सनल लोन्स देती हैं। तो अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो काम फाइनेंसिंग का कर रही है, बैंक नहीं है, कंपनी है, उनको क्या कहा जाता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, दोज अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ, देखिए रेगुलेटरी परव्यू किसका है? आरबीआई का। किसकी कंट्रोलिंग है इनके ऊपर? आरबीआई। कंसिस्ट ऑफ, अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जरा देखो कौन कौन आ जाएगा? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्राइमरी डीलर्स। The AIFI, that is All India Financial Institutions, are
apex institution established during the development planning era to provide long term financing or refinancing to specific sector. अब जैसे एनबीएफसी का एक सबसे बड़ा रोल समझिए, जो एमएसएमईज होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कई बार इनको बैंक से लोन लेना डिफिकल्ट होता है. एमएसएमई छोड़िए, अगर एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, अब आप समझिए, अगर आप किसी बैंक के पास जाते कि भैया हमको लोन दे दो, आपको क्या लगता है वो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा? नो, पहले वो आपकी क्रेडिट वर्दनेस चेक करेगा, ठीक है, फिर वो ये देखेगा आपने पुराना कोई लोन तो नहीं लिया है, फिर वो ये देखेगा आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या एसेट है. ओके, तो बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत होते हैं. ऐसे सिचुएशन में जो कम इनकम ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं. एनबीएफसी होने की वजह से उनको बेनिफिट क्या है बताइए? दे कैन टेक लोन फ्रॉम एनबीएफसी. जाहिर सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए किसका ज्यादा होगा? एनबीएफसी. कई बार बैंक का भी ज्यादा होता है बिकॉज कंपटीशन भी चलता है इनके ऊपर. अब आप खुद सोच के देखिए, बैंक्स में रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. एनबीएफसी देखा जाए तो कम रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहा है, वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं चेक कर रहे हैं. हमको ये बताइए, बैड डेट होने के ज्यादा चांसेस किसमें है, एनबीएफसी में कि बैंक में? एनबीएफसी. बैंक तो इतना सब कुछ चेक करके आपको लोन देता है कि बैड डेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. सबसे पहले तो बैंक ही कहते हैं जितने रुपए का लोन ले रहे हो उससे डबल की प्रॉपर्टी गिरवी रखो. एनबीएफसी ऑन इजियर टर्म्स एंड कंडीशन ग्रांट यू लोन, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों कंपटीशन के चक्कर में अपना इंटरेस्ट रेट भी कम कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ऑल्दो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो अगला पैराग्राफ. कह रहे हैं ऑल्दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बताओ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या करती है? होम लोन्स, ठीक है. मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज engage in the business of stock broking, sub broking, venture capital fund companies, निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, चिट फंड कंपनी, ये सारी कंपनीज भी एनबीएफसी होती हैं, लेकिन इनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इन सब के ऊपर इनका खुद का एक्ट गवर्न होता है. तो ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये सारी की सारी कंपनी भी फाइनेंसिंग का ही काम करती हैं, लेकिन इनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती. Non-banking financial companies have played an important role in Indian financial system by complementing and competing with bank. ये बैंक को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बताइए? हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट द बैंक्स? बैंक भी लोन देते हैं, ये भी लोन देते हैं. हाउ डू दे कॉम्पीट विद बैंक्स? इंटरेस्ट रेट, terms and conditions, okay, and by bringing in efficiency and diversity into the financial intermediation. अब नेक्स्ट आ जाओ सीधे इनके रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वर्ड आते ही रेगुलेशन का मतलब हम लोग क्या समझ गए. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके ऊपर एक्ट कौन सा लग रहा है. तो नाउ अब हम लोग आगे के चैप्टर में हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं? रिजर्व बैंक एक्ट पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके सेक्शन 45 में हम लोग बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की. तो इस चैप्टर में हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, सेबी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं? नहीं, हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? आरबीआई एक्ट पढ़ेंगे, जिसका सेक्शन 45 बात करता है एनबीएफसीज की. ओके, एनबीएफसीज वर बॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक इन 1964 बाय इंसर्टिंग चैप्टर 3B. In more recent year, regulatory measures have been motivated by the objective of financial stability, financial inclusion, harnessing of specialized domain expertise. Chapter 3 of RBI Act deals with provisions relating to non-banking financial institution, receiving deposits and financial institution. अब हम लोग शुरू करते हैं NBFC की definition RBI Act के अंदर. According to section 45, non-banking financial company means, important मार्क कर लीजिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? इसके 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट कह रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी. ठीक है, फाइन. कह रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि कंपनी है. यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है. जरा नेक्स्ट पेज पे देखो, कहीं डेफिनेशन दी है क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की? मिला? देखो अगली ही लाइन पे है, कह रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन
which carries on its business any of the following activity. तो एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो ये एक्टिविटीज कर रहा है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं एनबीएफसीज। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं आपको समझ में आया? हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे? एनबीएफसी की डेफिनेशन। एनबीएफसी की डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था? एनबीएफसी की डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कह रहे हैं कि वो एक नॉन बैंकिंग एंटिटी है जो ये काम करती है। जरा काम देखिए, कह रहे वो फाइनेंसिंग का काम कर रही है, मतलब लोन लेने देने का काम कर रही है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स को एक्वायर करने का काम कर रही है, लेटिंग और डिलीवरिंग ऑफ एनी गुड्स टू अ हायर परचेज, टू अ हायरर अंडर हायर परचेज। हायर परचेज का काम कर रही है। हायर परचेज समझिए, मतलब हायर पे, रेंट पे दे रही है कोई सामान, ठीक है। कैरिंग ऑन एनी क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, मैनेजिंग और सुपरवाइजिंग एज अ फोरमैन और इन एनी अदर कैपेसिटी चिट्स। यहां पर लिख लो चिट फंड का काम कर रही है। चिट फंड समझ गए ना? चिट फंड कंपनीज है निधि कंपनीज। निधि कंपनी तो पता है आपको, बैंक की तरह एक्ट करती है। चिट फंड कंपनीज वो होती हैं जिनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो चिट्स के फॉर्म में पैसा, मतलब वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर किसी एक का चिट निकलता है और उस पर्सन को वो पूरा पैसा दे दिया जाता है। वो चिट फंड कंपनीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कलेक्टिंग फॉर एनी पर्पस और अंडर एनी स्कीम बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड मनी इन लमसम बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन और सेल ऑफ यूनिट्स। यानी कोई ऐसी कंपनी जो यूनिट सेल करती है, लोगों से पैसा रेज करती है और फिर गिफ्ट के तौर पर या प्राइज के फॉर्म पे वो पैसा उनको दे दिया जाता है। नॉर्मल आपने देखा होगा लोकल जो किटी पार्टी वगैरह होती है वहां ये सब बहुत होता है, देखा है आपने। बीसी वगैरह भी कहते हैं, जिसमें सबसे, जैसे मान लीजिए आप चाहो तो हम लोग यहाँ भी खेल सकते हैं, जैसे आप लोग 20-20 हजार रुपए हमें दो, हम यहाँ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, फिर हम एक चिट निकालेंगे, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो पहली चिट हम अपने नाम की निकालेंगे, फिर आपने वो जो 20-20 हजार रुपए इकट्ठा किया होगा वो हम ले जाएंगे, ठीक है, फिर अगली बार किसी और का नाम निकलेगा, लेकिन हम तो सिखाने के लिए कर रहे हैं तो अगली बार थोड़ी होगा फिर कुछ। तो आप चाहो तो हम लोग खेल सकते हैं, कल ले आना, ठीक है। तो आप लोग सब लोग 20-20 हजार रुपए लाना, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा, फिर हम सब में से किसी एक की पर्ची निकलेगी। बताओ किसके नाम की पर्ची निकलेगी? हमारी। तो वो पूरा पैसा हमको मिल जाएगा। फायदा उसमें ये होता है कि जिस भी मेंबर को फंड्स की इमीडिएट जरूरत है वो मिल जाता है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब जो खेला जाता है उसका बता रहे हैं म्यूचुअल बेनिफिट ये कि अगर इकट्ठा मान लो किसी को पैसों की जरूरत है, ऐसे उसको बैंक से लोन लेने जाना पड़ता, ऐसे उसकी इसी गेम में उसको एक पूरा अमाउंट लमसम मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और की पर्ची निकलेगी, ठीक है, ले आना कल। चिट नहीं, पैसे, चिट हम ले आएंगे, ठीक है, फाइन। तो दिस इज ऑल्सो सेम मेथड की यूनिट्स बेचे, यूनिट्स बेच के हमने पैसा इकट्ठा किया, फिर हमने पैसा दिया, कुछ भी इस तरीके का काम होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, बट डज नॉट इंक्लूड कोई भी एंटिटी जो एग्रीकल्चर का काम कर रही है, इंडस्ट्रियल काम कर रही है, गुड्स की खरीद बेच करती है, प्रॉपर्टी की खरीद बेच करती है, उसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं मानेंगे, क्योंकि वो फाइनेंसिंग का काम नहीं हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, गुड्स खरीदना बेचना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना या एग्रीकल्चर का काम करना, ये एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं मानी जाती हैं। ये बताओ हम लोग डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे थे? नहीं, हम लोग किसकी पढ़ रहे थे? एनबीएफसी। ये देखो हम लोग तो यहां थे, हम लोग एनबीएफसी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे जिसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब हमने बोला तो आपने कहा मैम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, हमको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए। आपने कहा ऐसा तो हम गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। अब आप सोच रहे हैं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आप ना भी जाती तो भी हमें ये भी ठीक ही लग रहा था, है ना। जब आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिटेल में पूछा तो हम आपको लेके गए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बताओ क्या होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन? कोई भी एंटिटी जो बैंक नहीं है, क्या काम कर रही है? फाइनेंसिंग का, या तो लोन देने का, या शेयर खरीदने का, या चिट फंड का, या इंश्योरेंस का, ये सारे काम फाइनेंसिंग के होते हैं। लेकिन क्या नहीं कर रही होगी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल परचेज ऑफ गुड्स, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सेकेंड, अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन which is a company
and which has its principal business receiving of deposits under any scheme. बताओ ये सेकंड पॉइंट क्या हुआ, और इसमें कौन सा शब्द है जो आप जिसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं? आप कह रहे हैं मैम ये भी बताइए क्या मतलब हुआ। देखो लिखा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी विच हैज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स। कौन सा ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप सोचते हैं मैम ये और डिटेल में बताइए इसका मतलब क्या हुआ। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो पता ही है जो बैंक नहीं है, कौन सा शब्द है बताइए जिसके बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं। प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब होता है मेन बिजनेस। बचा क्या, एक ही वर्ड बचा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इज डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन हमेशा ही बड़ी सस्पिशियस रहती है, बताओ क्यों, बताओ क्यों। डिपॉजिट्स आपको याद है, यादें जुड़ी हैं आपकी उससे। अगेन अगर आपने मॉड्यूल 1 पढ़ा है तो आप डिपॉजिट नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि डिपॉजिट ने कभी ये बताया ही नहीं कि डिपॉजिट क्या है। उसने सिर्फ क्या कहा, क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। अब यहां पर भी तो आपको एक्साइटमेंट हुई मैम ये बताइए डिपॉजिट्स क्या, हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, है ना। ऐसे घूर रहे हैं हमको कि ये तो हम बोल भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों बताई जा रही है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो लोगों से डिपॉजिट्स लेने का मेन काम करता है, तो जरा देखते भाई डिपॉजिट्स क्या चीज है, क्या डेफिनेशन दी है कहीं डिपॉजिट की। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं दी है, आगे बढ़ो। दी है भाई, अगले पेज पे आप देखिए लिखा होगा ये सेक्शन 45I डिपॉजिट इंक्लूड्स, मिल गया। डिपॉजिट इंक्लूड्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव इंक्लूड any receipt of money by way of deposit but does not include। डिपॉजिट बदला मॉड्यूल्स के साथ कि आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है, लेकिन वो डेफिनेशन अलग थी, ये डेफिनेशन अलग है। बताओ क्यों, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट था और ये आरबीआई एक्ट है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी और यहां पर भी डिपॉजिट अपने बारे में कुछ नहीं कहता है, वो कहता है इन सबको छोड़ दो बाकी बचे हुए हम हैं, ठीक है। तो पढ़िए जरा इनकी भी। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, अमाउंट रेज्ड बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज कैपिटल बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल लगाया है वो डिपॉजिट नहीं है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, किसी बैंक से पैसा मिला है वो डिपॉजिट नहीं है। नॉर्मल बैंक से जो हमें पैसा मिलता है लोन, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला है वो भी डिपॉजिट नहीं है। कुछ कुछ यही पॉइंट्स थे वहां पर भी, अगर आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं और एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट मे बी स्पेसिफाइड। अमाउंट रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में, डीलरशिप डिपॉजिट के फॉर्म में, अर्नेस्ट मनी के फॉर्म में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल और फर्म और इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट registered under any enactment relating to money lending which is for the time being in force in any state। यानी ये कह रहे हैं किसी और लॉ के हिसाब से अगर आप कोई पैसा रिसीव कर रहे हो, किसी और लॉ के, किसी और एक्ट के हिसाब से अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है, उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एंड एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट, वही चिट फंड कंपनी, इन सबको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इनके अलावा जो भी होगा वो डिपॉजिट माना जाएगा। क्या आप बता सकते हो हम लोग डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? नहीं, डिपॉजिट की थोड़ी पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं? एनबीएफसी। कहानी शुरू वहीं हुई थी, देखो दिखा, कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। एनबीएफसी में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, सिर्फ। पहला क्या था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, जिसमें आपके कहने पर हम लोग कहां गए थे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है रिसीविंग डिपॉजिट। फिर आपकी जिद पे हम लोग किसकी डेफिनेशन पढ़ने गए? डिपॉजिट की, ठीक है। और अब देखो थर्ड पॉइंट है, अब कोई जिद ना करना, देखो ठीक है। कह रहे सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन एज आरबीआई में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कोई और इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया ये एनबीएफसी है, उसको एनबीएफसी मान लिया जाएगा। तो कुल मिला के एनबीएफसी की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा नॉन बैंकिंग कंपनी जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हो, एंड थर्ड एनी अदर इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हम अच्छा ये बताओ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से बिजनेस नहीं करता था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने, और अब आ जाएंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन एंड नेट ओन्ड फंड। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को किसके पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने कहा कि अगर आप फाइनेंसिंग का काम करना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि भाई हम सीएस तो बन नहीं पा रहे हैं, आपने कहा चलो एक काम करते हैं, जब पढ़ रहे थे तो एक एनबीएफसी समझ में आया था, मैं काम करते लोन बांटने का काम करते हैं। तो आप आरबीआई के पास चले गए और आपने आरबीआई से कहा कि भैया हम एनबीएफसी बनना चाहते हैं, हम लोन बांटेंगे। आरबीआई ने कहा तुम्हारे खुद के पास कुछ है जो लोन बांटोगे? तुम्हारी खुद की नेटवर्थ कितनी है, नेट ओन्ड फंड कितनी है? कल को ऐसा ना हो कि तुमने लोगों से पैसा तो ले लिया, लेकिन जब उनको पैसा वापस देने की बारी आई तो आपके पास फंड्स ना हो। आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने के पहले नेट ओन्ड फंड का क्राइटेरिया रखता है, यानी आपकी नेट ओन्ड फंड कम से कम इतनी हो, देन ओनली यू विल बी ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेट ओन्ड फंड समझ गए, नेटवर्थ कैपिटल आपकी कम से कम इतनी हो। तो देखिए सेक्शन 45IA कौन से एक्ट का चल रहा है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन चल रहा है, आरबीआई एक्ट का, डील्स विद requirement of registration and net owned fund. Section 45IA provides that notwithstanding anything contained in chapter 3 of RBI or in any other law, अब मार्क कर लो, no non-banking financial company shall commence or carry on the business of NBFC without, दो शर्तें हैं। पहली शर्त obtaining a certificate of registration, and second having net owned fund of 25 lakh rupees or such other amount not exceeding 100 crore rupees as the bank may by notification specify. समझ में आ गया? दो रिक्वायरमेंट है एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे? आरबीआई से। दूसरा नेट ओन फंड कितनी होनी चाहिए? 25 लाख की 100 करोड़? 25 लाख की 100 करोड़। ऐसी लाइंस पहले भी आई हैं आपके सामने, ऐसा मत करिए। बताओ 25 लाख की 100 करोड़? मतलब किसी एनबीएफसी की नेट ओन फंड 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा हो सकती है? तो फिर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्युटली, ऐसी लिमिट और पढ़ चुके हैं आप। ये कह रहे हैं आज जो लिमिट है वो 25 लाख है। अब देखो कैसे देखा जाता है, कह रहे हैं टुडे द लिमिट इज 25 लाख और सच अदर अमाउंट, या कोई और अमाउंट होगी जो कि 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, विच द बैंक विल स्पेसिफाई। यानी आज ये लिमिट 25 लाख रुपीस है, हो सकता है कल को आरबीआई इस लिमिट को बढ़ा दे। अगर वो बढ़ाएगा भी तो मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 100 करोड़। यानी आज अगर किसी एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसकी नेट ओन फंड कितनी होनी चाहिए? 25 लाख। ठीक है, चले आगे। ओके, provided that RBI may notify different amount of net owned fund for different categories of non-banking financial companies. अब अगली चीज मार्क करो, ये वाला पैराग्राफ। The Reserve Bank of India, for the purpose of considering application for registration, may require to be satisfied by an inspection of books of NBFC that the following conditions are fulfilled. Heading डालो, conditions for granting registration. Conditions for granting registration. ठीक है, किस चीज के पॉइंट्स हैं ये? आरबीआई किन कंडीशंस पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगी? पढ़िए फर्स्ट पॉइंट।
अच्छा बताइए, जब आप CS बन जाएंगे और आपकी कंपनी में जॉब लग जाएगी तो हमको लेके चलोगे? हाय राम, मना कर रहे हैं सब, हमको लेके नहीं जाओगे ना? अब सोचिए क्या बोले, अरे लेके जाओगे कि नहीं आप लेके जाना भी चाहे हम अलाउड होंगे? नहीं ना, तो फिर वहां लॉ कैसे समझोगे अपने आप? वहां आपके सामने एक्ट रख दिया जाएगा, कैसे इंटरप्रेट करोगे? गूगल से देख के समझ में आया? आपके लिए खुद पढ़ के समझना कितना जरूरी है। हम तो यहीं तक है साथ, आगे का पूरा आपको खुद ही तय करना है। इसलिए जो ये लॉ की लैंग्वेज है इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपने पहले मॉड्यूल 1 पढ़ा है या फाउंडेशन पढ़ा है तो कंपैरेटिवली अब इजी लगती है ये लैंग्वेज, मतलब एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइम जब आपने पढ़ी होगी और अब जब आप पढ़ते हो, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। क्योंकि आपके मॉड्यूल में जो लैंग्वेज लिखी है ना वो लॉ की लैंग्वेज है, एक्ट की। बल्कि अगर कभी आपने मॉड्यूल पढ़ने के बाद अगर कभी आपने एक्ट का कोई सेक्शन देखा हो, जैसे कभी कभी आई आस्क यू ना कि ये वाला सेक्शन देख के आओ, कभी एक्ट में देखिए तो आपको लगेगा एक्ट में तो मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी है। ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? मॉड्यूल में एक्ट की लैंग्वेज लिखी है। तो आज अगर हम आपको एक एक्ट दे दें, पकड़ा दें कि लो इसका ये सेक्शन पढ़ो, तो आपको वो लैंग्वेज अपने आप समझ में आ जाएगी। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो अब आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आती है। ये शब्द अब आपको इजी लगते हैं लेकिन है नहीं, आप किसी लेमैन को, सेकंड पर्सन को पढ़ाएंगे उसको नहीं समझ में आएगा। प्रोवाइडेड दैट का जो मतलब आप समझते हो अब, हाउएवर का जो मतलब अब आप समझते हैं कि भाई इसका रेलेवेंस क्या होगा, दैट इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज। आपको समझ में आ जाता है हाँ इसका मतलब ये होगा। तो जैसे फर्स्ट लाइन लिखी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज और शैल बी इन अ पोजिशन to pay its present or future depositor in full and when their claims accrue। ये लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है लेकिन आपको समझ आ गई। आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। कह रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज और शैल बी इन अ पोजिशन, कह रहे हैं एनबीएफसी ऐसी पोजिशन पे होनी चाहिए कि वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर, डिपॉजिटर वर्ड क्यों आ रहा है? जिन लोगों ने डिपॉजिट्स एफडी कराई है, मान लो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं हो सकता लेकिन ये फाइनेंसिंग कंपनी में कई बार हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। कह रहे अपने डिपॉजिटर्स को हम वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एज एंड व्हेन देयर क्लेम्स अक्रू। अगर वापस कर पाएगी तो उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर वापस नहीं कर सकती है तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखो, अब सेकंड भी देखिए, सिंपल लाइन नहीं है। अफेयर्स ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर नॉट बीइंग and are not likely to be conducted in a manner detrimental to the interest of its present or future depositor। किसी नॉर्मल इंसान के सामने पूरी लाइन एक बार में बोल दो, चक्कर आ जाएगा उसको। आपको समझ आ गई? देखो कितने इंटेलिजेंट हो, बस डिग्री मिलनी बची है, सीएस अंदर ही अंदर बन चुके हो, आपकी आत्मा सीएस हो चुकी है, बस डिग्री मिलनी बची है। बताओ क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? एनबीएफसी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो उसके डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। वेरी गुड। थर्ड, जनरल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट और प्रपोज्ड मैनेजमेंट ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। आगे लाइन समझ में? यानी इनका जो कंडक्ट होगा, इनका जो बिहेवियर होगा, कैरेक्टर होगा, वो पब्लिक के प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल मींस अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज adequate capital structure and earning prospects, okay, that public interest shall be served by grant of certificate। मतलब अगर आरबीआई इनको सर्टिफिकेट देती है तो इससे क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होना जरूरी है, लोगों की भलाई होगी। अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ही आरबीआई एनबीएफसी को लाइसेंस देगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी वही है, that the grant of certificate shall not be prejudicial to the operation and consolidation of financial sector consistent with monetary stability, economic growth, considering such other relevant factors which RBI may specify। ये पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट कह रहे इनके सर्टिफिकेट देने से the grant of certificate shall not be prejudicial। अगर इन्होंने सर्टिफिकेट दिया then it should not be against द फाइनेंशियल सेक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं अगर हमने इस एनबीएफसी को लाइसेंस दे दिया तो उससे हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी हिल जाएगी।
कहीं ऐसा तो नहीं इस टाइम लोगों के हाथ में पैसा नहीं देना था, ठीक है, लेकिन अगर हमने इस एनबीएफसी को लाइसेंस दिया तो ये एनबीएफसी फ्री में लोन बांटना शुरू कर देगा। इससे हमारी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। जैसे इससे क्या हो सकता है समझ लीजिए, मान लीजिए एक एनबीएफसी आई, एनबीएफसी कह रही है हम लोगों को फ्री में लोन्स देंगे, आरबीआई उसको लाइसेंस देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। अगर आरबीआई ने उसको लाइसेंस दे दिया और उसने फ्री में लोन बांटना शुरू कर दिया तो पहली चीज तो बैड डेट होने के चांसेस बहुत है, दूसरी चीज उससे इनकम नहीं आएगी, तीसरी चीज इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा। सोचिए कैसे, फ्री में लोन बांट रहे, हर कोई लेगा, सबके हाथ में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को यह भी ध्यान देना पड़ता है कि इस एनबीएफसी को लाइसेंस देने से इकोनॉमिक कंडीशन तो नहीं हिल जाएगी। ओके, एनी अदर कंडीशन फुलफिलमेंट ऑफ विच in the opinion of RBI shall be necessary to ensure that commencement of the business of NBFC shall not be prejudicial। इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। एनी डाउट? समझ आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा? कोई चैप्टर ऐसा है जो बहुत टफ लग रहा हो? सब इजी लग रहा है ना अभी तक? हाँ भी नहीं बोला जा रहा है, बोलो हाँ लग रहा है इजी सब। हाँ, अगला हेडिंग पढ़ के बताओ। अच्छा, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मतलब कब आरबीआई या किन कंडीशंस पे ग्रांट किए गए सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। यही क्वेश्चन इस बार के पेपर में था, अभी इसी बार के लेटेस्ट। व्हाट आर द कंडीशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? आई थिंक 4 या 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था। अब आप इससे दो चीजें समझ सकते हैं, या तो कुछ बच्चे ये टॉपिक एज इट इज छोड़ देंगे कि अगर ये अभी लेटेस्ट आया है तो इस बार तो आएगा नहीं। दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं कि इजी ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं किन किन ग्राउंड्स में कैंसिलेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, ठीक है, कह रहे हैं सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। अगर आप एनबीएफसी का बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो कैंसिल कर देंगे। सेकेंड, फेल टू कंप्लाई विद कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन इशूड। मतलब जिन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हमने तुमको सर्टिफिकेट दिया था, आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। थर्ड बताइए, अगर आपको ध्यान हो तो ऊपर यही सारे पॉइंट्स थे, कैपिटल स्ट्रक्चर एडिक्वेट हो, अर्निंग प्रोस्पेक्ट अच्छा हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा हो, मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। एंड फोर्थ, फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो भी डायरेक्शंस दी हैं, जैसे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए या बुक्स एंड अकाउंट्स इंस्पेक्शन के मंगवाने के लिए, अगर आपने आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया है तो भी आपका ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फाइन। थ्योरी पेपर में भी नंबर आ सकते हैं, आपने देखा ना, मैंने बताया था आपको। मतलब अगेन 89 मार्क्स अगर ईबीसीएल में आ रहे हैं, पहले तो कभी नहीं आए इतने, मतलब ठीक है 75 तक की रेंज पे थे, बट 90 मार्क्स ऑन एन एवरेज, 90 मार्क्स का मतलब समझो सिर्फ 10 नंबर कटे। और जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं, अभी तक ऐसे ही होता था कि थ्योरी पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3, 3.5, 4 मैक्सिमम। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि ऐसे भी आंसर, मतलब ऐसा आंसर लिखा होगा कि कई क्वेश्चन में 5 on 5 मिला होगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट इन थ्योरी पेपर्स। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट देता नहीं है मार्क्स, भर भर के देता है इंस्टीट्यूट मार्क्स, और इस अटेम्प्ट में तो दिए भी भर भर के। सो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे मार्क्स देता है, बस आपके ऊपर है कि हाउ फार करेक्ट आंसर यू आर राइटिंग, वही बात आती है। अब अगर उन्होंने पूछा कैंसिलेशन, ठीक है, एक आंसर ये हुआ कि आपने चुपचाप ये 4 पॉइंट्स लिख दिए टू द पॉइंट एग्जैक्ट। एक चीज ये हुआ कि आपने बांधना शुरू किया। जनरली बच्चे बांधेंगे, पता है क्यों बांधना समझते हैं आप, है ना। जनरली बच्चे बांधेंगे क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो आप पढ़ते भी हैं, याद भी करते हो, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज मिलते हैं। कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट अब हर जगह होगा, तो एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना ये टास्क है। आ रही बात समझ में? तो एक चीज ये हो गई, किसी बच्चे ने 4 पॉइंट लिखे, फुल ऑन फुल मिल गए। एक बच्चे ने क्या किया, 1.5 पन्ने का आंसर लिख दिया, ये 4 नहीं लिखे, तो वही है आधा एक, जो भी उसकी श्रद्धा हुई, मिला तो मिला, वो भी नहीं मिला। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी श्योर कि
नंबर मिलते हैं, थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन करके करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने एक देख लिया रजिस्ट्रेशन और एक देख लिया कैंसिलेशन। अच्छा, ये भी पढ़ लो अगर पढ़ना चाहो, हालांकि पूछेंगे तो नहीं अब। अ कंपनी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या हुआ इस कंपनी के साथ, बताइए क्या हुआ इस कंपनी के साथ? इसने जो एप्लीकेशन दी थी या तो वो रिजेक्ट हो गई या फिर इसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। अब ये अग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है? अपील फाइल करेगा। कितने दिन के अंदर? 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन और कैंसिलेशन इज कम्युनिकेटेड। किसको अपील करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, फाइन, ओके। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट्स। नाउ according to section 45IB of Reserve Bank of India, every non-banking financial company, जितना हम मार्क कर रहे हैं उतना मार्क करेंगे और फिर पढ़ेंगे। Every non-banking financial company shall invest and continue to invest in unencumbered approved security। देखिए एक बात समझिए, एक बात बताइए, बैंक्स के पास जो पैसा होता है, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी को आप जो प्रीमियम देते हो, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास जो पैसा होता है, ये पैसा ये लोग अपने पास रखते हैं कि कहीं इन्वेस्ट करते हैं? जैसे बैंक्स के पास आपने पैसा जमा किया, सेविंग अकाउंट एंड एवरीथिंग, तो ये पैसा बैंक हमेशा अपने पास रखता है कि फर्दर इन्वेस्ट करता है? फर्दर इन्वेस्ट करता है तभी तो उसको रिटर्न जनरेट होगा। यहां पर ये कह रहे हैं कि एनबीएफसी को भी, गवर्नमेंट ने कहा, आरबीआई ने कहा एनबीएफसी को अपने टोटल एसेट्स का कुछ परसेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हर वक्त इन्वेस्ट करे रहना पड़ेगा। उसका लॉजिक ये है कि आपका कुछ पैसा हर वक्त सिक्योर होना चाहिए, कि कल को अगर मान लीजिए आपका कोई डिपॉजिटर पैसा वापस मांगने आ जाता है और आपके पास वो पैसा नहीं है, तो एटलीस्ट यू आर इन अ पोजीशन कि आप उसको पैसा वापस कर सकें। तो देखिए लैंग्वेज लिखी है, एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हर समय इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कहां पर? इन अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। व्हाट इज अनइनकम्बर्ड? जिसपे कोई चार्ज ना क्रिएट हो, फ्री सिक्योरिटी हो। अप्रूव्ड सिक्योरिटी, नीचे देखो अप्रूव्ड सिक्योरिटी की डेफिनेशन दिख रही है। अप्रूव्ड सिक्योरिटी देखो कौन सी सिक्योरिटी है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, ये कौन सी सिक्योरिटीज हैं? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ओके। तो ये कह रहे हैं एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल इन्वेस्ट and continue to invest in unencumbered approved securities valued, अभी मार्क ना करना, valued at a price not exceeding current price of security and amount which at the close of business on any day shall not be less than 5% or such higher percentage not exceeding 25% as RBI may from time to time specify of the deposit outstanding at the close of business on the last working day of second preceding quarter। कितना कितना पढ़ना है देखो फिर समझ में आएगा, इतना रीड करना है आपको। एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अभी तक क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? कहां इन्वेस्ट करना है, ठीक है, फिर से देखना। अभी तक हम लोग ने पढ़ा किसको इन्वेस्ट करना है और कहां इन्वेस्ट करना है। देखो किसको करना है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। कहां इन्वेस्ट करना है? अनइनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटी। अब क्या पढ़ना बचा है? कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एंड अमाउंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5%, यानी कम से कम 5%, ज्यादा से ज्यादा 25%। किस चीज का? ऑफ द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग at the close of business on the last working day of second preceding quarter। पहले तो ये देखो, of deposits outstanding, deposit outstanding मतलब जितना इनके पास डिपॉजिट है। फॉर एग्जाम्पल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास लोगों ने 100 रुपए का डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो 100 रुपए का 5% इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा कराना है। पहले ऐसे समझ लो, फिर वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। ये कह रही है आपके पास जितना डिपॉजिट है वो भी कब देखा जाएगा? लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर। जरा समझिए सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या हुआ? जिस क्वार्टर की बात कर रहे हैं उसके पिछला 2 क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम लोग फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो सेकेंड क्वार्टर का लास्ट डे, सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर, समझ गए? अगर हम लोग थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट डे। ओके फाइन। तो ऐसे समझ लो, मतलब वैसे बहुत प्रैक्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट में 100 रुपए थे, सेकेंड क्वार्टर के लास्ट में 200 रुपए थे, और थर्ड क्वार्टर के लास्ट में लेट से 150 रुपए थे। ठीक है, आपको थर्ड क्वार्टर के लास्ट पे देखना है, ये डिपॉजिट क्रिएट करना है। तो ये देखा जाएगा प्रीसीडिंग सेकेंड क्वार्टर, यानी ये 100 रुपए पे 5% का जितना अमाउंट आता है इतना हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही जब हम फोर्थ क्वार्टर पे बढ़ेंगे तो किस पे बनाना होगा? 200%, 200 पे। तो ये डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट मतलब वो पैसा जो कि जमा किया है किसने? लोगों ने एनबीएफसी पे। तो लोगों का जो पैसा एनबीएफसी के पास है उसमें से कम इतना पैसा सिक्योर हो। अब बहुत ध्यान से समझना, वो कह रहे कम से कम 5% तो तुम कहीं अप्रूव सिक्योरिटी में करके रखो, ताकि ठीक है 95% तुम यूज करना चाहते हो यूज करो, लेकिन 5% हर वक्त सिक्योर होना चाहिए, ताकि कल को तुम्हें वापस करना पड़े तो तुम वापस कर सको। ठीक है, एक लाइन लिखी थी अगर आप देखो तो कम से कम 5% और ज्यादा से ज्यादा 25%। ये पता है क्यों है? अब सोच के देखिए, आरबीआई ने कहा कि तुम्हारे पास जितने डिपॉजिट्स हैं उसका 90% तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा कर दो। बताओ इसमें दिक्कत क्या है? एनबीएफसी कहेगा बिजनेस क्या करें, 10% में हम क्या कर लेंगे, सब तो आपने हमारा जमा करा दिया। तो ये कह रहे कम से कम 5% विच शैल नॉट एक्सीड 25%। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? मार्क कर लो इतना इतना। हाँ बेटा, 1 मिनट डाउट ले रहे। देखो, एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहां लगाएगी? अनइनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटी में। कितना लगाएगी? एन अमाउंट विच नॉट एक्सीडिंग 25, सॉरी हाँ, विच शैल नॉट बी लेस देन 5% और सच हायर परसेंटेज नॉट एक्सीडिंग 25%। 5% और 25% ऑफ व्हाट? डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग at the close of business on the last working day of second preceding quarter। कम से कम इतना पैसा हर वक्त गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा हुआ होना जरूरी है। हाँ बेटा, आप डाउट बताओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अगर मान लीजिए ओके, हम लोग प्रीसीडिंग सेकेंड क्वार्टर पे देखना है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर पे हैं तो हम पिछले साल का क्वार्टर का लास्ट 2 देखेंगे और रिवर्स पे चलता रहेगा पूरा। ठीक है, और एनी अदर डाउट? समझ आ गया पॉइंट? अच्छा, तो फिर हमको बताओ कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ। हाँ, ये वाले पैराग्राफ का मतलब बताइए फिर। आ रहा है समझ में? क्या समझ आया? 5% हर वक्त इन्वेस्टेड रहना जरूरी था, और अगर कभी आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट 5% से कम हो जाता है तो आरबीआई आपके ऊपर पीनल इंटरेस्ट रेट लगा देगी। कितने का? 3% अबव द बैंक रेट, यानी जो बैंक रेट चल रहा होगा प्लस 3%, इतने का पीनल इंटरेस्ट लगा देगी। कितने अमाउंट पर? जितना शॉर्टफॉल है। 200 रुपए जमा करने थे, मेरे 100 जमा है तो 100 पे। ठीक है, 150 रुपए जमा होने थे, मेरे सिर्फ 100 जमा है 50 पे। ओके, उस पे पीनल इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो और आगे देखो क्या लिखा है, द पीनल इंटरेस्ट पेबल बाय एनबीएफसी शैल बी पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। ये पीनल इंटरेस्ट उनको 14 दिन में देना है, फ्रॉम द डेट ऑन विच अ नोटिस इशूड बाय आरबीआई डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द सेम इज सर्व्ड ऑन एनबीएफसी। जिस दिन डिमांड किया गया है पीनल इंटरेस्ट रेट, उसके 14 दिनों के अंदर इनको पीनल इंटरेस्ट रेट देना होगा। एंड इन द इवेंट ऑफ फेलियर, एनबीएफसी ने पीनल इंटरेस्ट भी नहीं दिया, पेनाल्टी में बी लेविड बाय डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल
सिविल कोर्ट। अब देखो मैटर किसके पास चला गया, सिविल कोर्ट के पास। सिविल कोर्ट के कहने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, और तब भी आपने पेनाल्टी नहीं दी तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। आप बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, फाइन। इसकी हेडिंग ध्यान रखना क्या थी, मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट्स। और इसी की तरह ही एक टॉपिक और है, रिजर्व फंड। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एसेट याद रखना 5% वाला है। अब रिजर्व फंड समझिए क्या होता है। अच्छा ये बताओ रिजर्व क्या होता है? कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा आपने, रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व को रिजर्व में रखने का मतलब क्या हुआ, कुछ पैसा अलग रखना। ठीक है, वहां पे तो ये कह रहे थे इतना परसेंट आप कहीं इन्वेस्ट करके रखिए एसेट के फॉर्म में। यहां पे ये कह रहे हैं कि आपका जितना प्रॉफिट हो साल भर में, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आप रिजर्व में रखिए, ताकि अगर कभी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए तो आप वो पैसे को यूज कर सकें। दैट इज व्हाट इज अ रिजर्व। तो देखिए लिखा है सेक्शन 45(1)(c प्रोवाइड्स दैट एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल क्रिएट अ रिजर्व फंड एंड ट्रांसफर देयरिन अ सम नॉट लेस देन, अब देखो कितना है, 20% of its net profit every year as disclosed in profit and loss account before any dividend is declared। तो रिजर्व फंड कितने का बनाना है, 20% का, और वो परसेंटेज ऑफ एसेट्स कितना था, 5%। ये किसका परसेंटेज है, प्रॉफिट। ठीक है, ये है प्रॉफिट का 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, और वो किसका था, ऑफ डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। I hope it is clear now. ठीक है, appropriation of any sum from the reserve fund shall not be made by non-banking financial company except for the purpose as may be specified। मतलब बताइए क्या लिखा है, appropriation of any sum shall not be made except for the purpose specified by RBI। जिस पर्पस के लिए आरबीआई कहेगा उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए उस रिजर्व फंड को यूज नहीं किया जाएगा। आप बताइए, एनी डाउट, क्लियर है? ओके फाइन। इसके बाद बस यही 2 पैराग्राफ सफिशिएंट है। आप देखो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू रिमूव डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑफिस, पढ़ो इसका फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। हमारी स्क्रीन से पढ़ रहे हैं तो फिर आप पढ़िए। मेन वर्ड मिल गया होगा आपको, कौन सा वर्ड था बताओ? ठीक है, यानी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगे तो एनबीएफसी अपने डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है, और जहां कहीं भी ये होता है अगली लाइन साथ में आ जाती है, क्या, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ठीक है फाइन, शैल वी स्टॉप? इसके लिए तुरंत हाँ आ गया सब। चलो ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टॉप। हालांकि अगली हेडिंग बस पढ़ लो, अच्छा सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, कह दो कि नहीं आता। अब आप कह भी देंगे कि नहीं आता। सुपरसीड अथॉरिटी याद है, एक टॉपिक होता है, ये वही है सुपरसीड अथॉरिटी। एनीवेज वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलो, थैंक यू।